अब हम करेंगे टाइम टेबल सेट करना है। अगर आपने पास होना है ना, सिविल जज पास होना है, सिविल जज, एएसजे, एडीपीपी, कोई भी जुडिशियल एग्जाम, तो आपकी रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी मैटर करती है, बहुत मैटर करती है। आपने क्लास लेनी है तो क्लास में कोई एक दिन भी मिस नहीं करना, क्योंकि जो एक चीज आप मिस कर देंगे फिर वो दोबारा आपको नहीं पढ़ाई जाएगी। ठीक हो गया। इसी तरह जो मैं बार बार कहता हूँ कि जब आपने पढ़ना है, जो मतलब पूरा एक पूरी आपको मतलब टाइम लाइन दी जाती है कि जी इस वीक हमने ये पढ़ना है, और वही पढ़ते हैं, उससे ज्यादा नहीं पढ़ते, उससे कम हो सकता है, ज्यादा नहीं होता। ठीक हो गया। तो जो क्लास में अब जिस दिन पढ़ना हो तो वो पहले बता देते हैं कि जी आज ये पढ़ेंगे, तो वो आप पहले पढ़ के आए, जैसे मर्जी आप एक दफा बेयर रीडिंग कर लें। ठीक हो गया। उसके बाद फिर आपने जो क्लास में पढ़ना है, क्लास में पढ़ के आपने क्वेश्चन करने हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं। वो क्वेश्चन कब होंगे? जब आप पहले पढ़ के आएंगे। अगर पहले नहीं पढ़ के आएंगे तो आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं होगा, फिर आपको समझ भी इतनी नहीं आएगा जितनी आपको आना चाहिए। अगर पहले पढ़ के आते हैं तो ये आपका तजुर्बा हो जाएगा। तो पहले पढ़ के आएंगे तो ज्यादा आप क्वेश्चन कर सकेंगे, कि ज्यादा सीखेंगे। अगर पहले पढ़ के नहीं आएंगे तो फिर नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले आपको शेड्यूल आ जाता है कि आज हमने ये पढ़ना है, तो वो आप क्लास से पहले पढ़ें और बाद में समझें। जो क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन करें। उसके बाद फिर मतलब एक दफा आप पढ़ के आए, एक दफा हमने पढ़ाना है, उसके बाद फिर आपने उसी चीज को फिर पढ़ना है। इसी तरह 3 दफा आप पढ़ेंगे तो वो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा कोई चीज समझ नहीं आती तो मैं अपने स्टूडेंट्स को अलाउ करता हूँ, स्टूडेंट्स के अलावा जो भी कनेक्टेड है, कि किसी भी टाइम आप मैसेज करें, किसी भी टाइम। जिस टाइम मैं आपका मैसेज देखूंगा विद इन 30 मिनट्स आपको रिप्लाई आएगा। और मोस्टली ऐसा होता है कि जी मैं विद इन नो टाइम में रिप्लाई करता हूँ। ठीक हो गया। तो आपने विदाउट हेजिटेशन किसी को भी कोई क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी मसला हो, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है। आप इजीली पूछ सकते हैं। अच्छा, आपने टाइम कैसे डिवाइड करना है? टाइम आपने डिवाइड करना है कि लाजमी, अगर आप जज बनना चाहते हैं, डिटर्मिनेट हैं, ठीक है, तो आपने डेली बेस पे 9 घंटे कम अज कम पढ़ना है। अब वो अक्सर क्वेश्चन होता है कि जी सर हम प्रैक्टिस भी साथ करें। तो प्रैक्टिस मैं कहता हूँ, वैसे मैंने प्रैक्टिस के साथ मैं प्रैक्टिस भी करता था और पढ़ता भी था, लेकिन मैं नहीं सजेस्ट करता कि जी वो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप प्रैक्टिस करें और जुडिशरी की तैयारी करें, तो ऐसा नहीं होगा। ये दोनों एक साथ नहीं चल सकती, कभी भी नहीं चल सकती। ठीक है। आपने जो है प्रैक्टिस नहीं करनी, अगर तैयारी करनी है तो। ठीक है। तैयारी करनी है तो प्रैक्टिस नहीं करनी। आपने टाइम कैसे सेटल करना है? आपने टाइम ऐसे सेट करना है कि जी मेजर एक्ट्स को आपने कम से कम 2.5 से 3 घंटे डेली पढ़ना है, और माइनर एक्ट्स को कोई 1.5 घंटा डेली देना है, इंग्लिश को 3 घंटे डेली देना है, उर्दू को 1.5 घंटा डेली देना है, इसी तरह जीके को भी डेली 1.5 घंटा देंगे। अगर यही आपने फॉलो किया, यही स्ट्रेटेजी, तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि आपको विद इन 15 to 1 मंथ, 1 महीने के अंदर आपको फील होने लग जाएगा कि जी यू कैन बी अ जज। ठीक है। आप जज बन सकते हैं, आपको फील होगा विद इन 15 से 1 मंथ। अगर आप 1 महीना यही 9 घंटे पढ़ना शुरू कर देते हैं तो। ठीक है। अब आपका ये होना कि जी अक्सर आते हैं कि जी सर आज फलां हो गया, फलां हो गया, फलां हो गया, फलां हो गया, आज लाइट नहीं थी, आज सर दर्द था, आज फलां था, आज फलां था, आज फौतगी हो गई। ये तो ये जो जुडिशियल एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए ये कोई मैटर नहीं करता। ठीक है। आपकी कोई मतलब आप तैयारी करने लगे तो कोई आपकी सोशल लाइफ नहीं है, कोई शादी फंक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है आपको। इवन के मतलब टोटल लीव होना पड़ेगा। एक आपने क्रांतीना हो जाना है अगर आपने कामयाब होना है तो। ठीक हो गया। अच्छा, ये आपने 9 घंटे कैसे डिवाइड करना है? 9 घंटे आपने ऐसे डिवाइड करना है कि आपने ये जो है, अब हम हमारी क्लास हुआ करेगी डेली 4 से 5 घंटे डेली। ठीक हो गया। उसमें हम आपको मेजर एक्ट, एक दिन मेजर एक्ट होगा, और इसी एक ही दिन में मतलब माइनर एक्ट भी पढ़ाएंगे। ठीक हो गया। तो आपने जो मतलब क्लास के साथ जितनी क्लास का टाइम मिले वही भी आप कर लें तो वो सफिशिएंट होगा। ठीक हो गया। अच्छा, क्लास के साथ कोई भी एक्ट चल रहा है, जैसे हम स्टार्ट कर देते हैं पाकिस्तान पिनल कोड, तो आपने पाकिस्तान पिनल कोड को डेली 2-2.5 घंटे पढ़ना है।
ठीक है। इसी तरह फिर सीआरपीसी पीपीसी एक मेजर एक्ट को लेके चलना है। फिर माइनर एक्ट, माइनर एक्ट हमारी तरफ से एक माइनर एक्ट हर हफ्ते हुआ करेगा। ठीक है। अब जैसे लिमिटेशन एक्ट है तो एक दिन में होगा लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट 26-27 सेक्शन है, वो 1 घंटे में भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वो आपका 2-4 घंटे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक हो गया। तो आपने वो जरूरी नहीं है कि आप एक दिन में कर लें, आपको उसको 2 दिन 4 दिन 5 दिन भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह आपका माइनर एक्ट बाकी जो है, जैसे आपका जुवेनाइल एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 24-25 सेक्शन है, और आप 1 घंटे में भी, मतलब पहले तो आपको मुश्किल लगेगा लेकिन बाद में आप 1 घंटे में भी इसको कर सकते हैं, जस्ट रिवाइज करना है। ठीक है, जब आपको चीजें समझ आने लग जाती हैं। ठीक है। इसी तरह आपका डेली लॉ के लिए 4 घंटे होंगे। फिर आ जाता है इंग्लिश। इंग्लिश का कैसे, इंग्लिश का आपने ऐसे लेके चलना है कि कम अज कम, इंग्लिश क्या होती है, इंग्लिश आपकी प्रैक्टिस है। इंग्लिश आपकी प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस कैसे है कि आपने इंग्लिश का कम अज कम 1 पेज ऐसे का, ठीक है, ऐसे का 1 पेज लाजमी लिखना है और चेक करवाना है। ठीक है। ऐसे का मतलब 1 पेज, कोई भी आप मैं डेली आपको एडिटोरियल भी शेयर करता हूँ। ठीक है। एडिटोरियल से कोई 1 पेज पढ़ें और उसको छोड़ दे, अपनी वर्डिंग में जैसे टूटी फूटी इंग्लिश है वो लिखें। 1 पेज वो तकरीबन 1 घंटा लग जाया करेगा। डेली आपने 5-10 पेरा वर्ड और 5-10 ईडियम पेरा वर्ड, ईडियम्स लाजमी करने हैं। ठीक हो गया। और साथ आपने डायरेक्ट एंड डायरेक्ट और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की आपने, और डेली नहीं तो दूसरे तीसरे दिन आपने इसको साथ लेके चलना है। पंक्चुएशन की वो एक्सरसाइज वगैरह है वो आपने डेली करनी है। ठीक है। ये आपका जो टाइम है, ये मैं एस्टिमेट 3 घंटे बता रहा हूँ, लेकिन ये 3 घंटे से ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे पे 1.5 घंटा लग जाता है अगर आप लिखना चाहें। यानी ये आपने ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, इसको आपने डिवाइड करना है। और जो वीकली होगा, वीकली आपने जो प्रैक्टिस करनी है, जैसे संडे, संडे वाले दिन आपने रखना है, संडे वाले दिन आपने ऐसे कंप्लीट एक लिख देना है, मतलब 3-4 घंटे लगा देने हैं। इसी तरह आपने एक प्रेस ही कर लेनी है, 1 या 2, और आपने लेटर और एप्लीकेशन वगैरह ये करनी है। तो ये आपकी ये डेली की होगी एक्टिविटी, और ये वीकली कोई संडे की होगी। सेम इसी तरह आपकी उर्दू पे भी यही होगा कि उर्दू आपके मुहावरे, ज़रबुल मिसाल, वो जो कुलीद उर्दू की बुक बताई है उसमें है। पंक्चुएशन आपने करनी है, और साथ आपने ऐसे 1 पेज ये लिखना है। ऐसे के लिए भी मैंने आपको बुक बताई है। ठीक हो गया। और साथ प्रेसी कंप्लीशन, ये तकरीबन वही चीज आएंगी। उसके बाद आपका जीके, जीके का 1 पेपर आपने डेली करना है। 1 पेपर आप नहीं कर सकते, जैसे ये मैंने आपको बुक दिखाई है। ठीक है। जीके की ये, ठीक है, ये बुक है। इसमें आपका ये, इसमें आपके जो आप नहीं लेंगे बुक, उसमें 200 प्लस पे होंगे। आपने 16वें 17वें स्केल वाले करने हैं, पीएमएस वाले खास तौर पे। वो कोई 100 पेज आप कर लेंगे तो आपका जीके का जो पेपर होगा बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है। और वो 100 पेज कैसे, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपने डेली उसमें से 50 करने हैं, मतलब हाफ पेपर कर लेना है। एक पेपर में 100 एमसीक्यूज होते हैं, तो आप 50 करें, 25 करें, या 75 करें, या पूरा एक पेपर करें, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसे ले गए। स्टार्ट में आप 25 करें, फिर 50 कर दें, फिर आप डेली मतलब रूटीन बन जाएगी तो डेली आप एक पेपर भी कर लिया करेंगी। और उसके बाद जो करंट अफेयर के लिए आपने बुक्स वो वसीम रियाज की ले लेनी है। इस्लामियात के लिए आपने ये वार टाइम्स की बुक ले लेनी है। तो इनको भी आपने सलसी पढ़ा करना है डेली बेस पे। ठीक हो गया। ये होगा आपका टाइम टेबल। अगर इस टाइम टेबल को आप फॉलो कर लेते हैं तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप जज बन जाएंगे, इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा, आपने पढ़ना कैसे है, हमारा नेक्स्ट जो है कि क्या पढ़ना है, व्हाट टू स्टडी। कि जी आपने पढ़ना क्या है, मतलब हम आपको बता दिया ना सिलेबस ये है। ठीक है। आपको बता दिया ये सिलेबस है, तो आपने पढ़ना क्या है। ठीक है। पढ़ना आपने उसको गो थ्रू कंप्लीट करना है, कंप्लीट गो थ्रू करना है। जैसे कंट्रैक्ट एक्ट है, उसके सेक्शन है मतलब 1 से 74 तक, और उसके बाद 124 से 238 तक है। ठीक हो गया। तो आपने उसके, इसकी मैंने नहीं बताया, बाकी मिसाली बताया। पहले 30 सेक्शन आपने अच्छी तरह करने हैं।
बाकी आपने पढ़ना, बेयर रीडिंग सबकी करनी है और आपको बेयर रीडिंग करवाएंगे सबकी, मतलब ईच सेक्शन को आपको विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और रेलिवेंट एग्जांपल्स के साथ समझाएंगे। ठीक हो गया। इसी तरह आपका जैसे गार्डियन वार्ड एक्ट है, तो उसके मैंने ये इंपॉर्टेंट रूल्स सेक्शन बता दिए हैं। ठीक है, इसको तो आपने अच्छी तरह करना है, इसको आपने अच्छी तरह करना है। बाकी बी रीडिंग सबकी कर लेनी है, बी रीडिंग सबकी कर लेनी है। इसी तरह फैमिली लिमिटेशन एक्ट है, तो लिमिटेशन एक्ट में यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार। अभी ये जो 2022 में हुआ था, सेक्शन 9 पे क्वेश्चन आ गया था, और उसके अलावा फ्रॉड पे क्वेश्चन आ गया था 18 पे, 9 और 18। और पिछले 2017 से देख लें यही सेक्शन रिपीट हो रहे हैं, उसके अलावा कोई भी नया सेक्शन नहीं आ रहा। तो इनको आपने अच्छी तरह करना है, बाकी जो एक दफा बे रीडिंग सबकी करनी है। ठीक हो गया। ये आपने जो इम्पोर्टेंट ये प्रोफाइल ये फाइल आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तकरीबन जो भी कंटेक्ट करता है मैं भेज देता हूँ, जो उसको नहीं मिली तो वो आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं भेज दूंगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये आपने सेक्शन अच्छी तरह करने हैं। ठीक है, अब ये सीपीसी है, तो सीपीसी के ये सेक्शन है, ये आपने अच्छी तरह करने हैं। आर्डर कौन से हैं, ये आर्डर अच्छी तरह करने हैं। अब ये 2-3 दफा वो आर्डर 9 और आर्डर 17 से क्वेश्चन दे चुका है प्रपोजिशन बना के। ठीक है, तो ये आपने आर्डर अच्छी तरह करने हैं। बाकी इसके 51 आर्डर्स हैं, तो हमने सब तो नहीं करने। ठीक है, लेकिन आपने एक दफा गो थ्रू करना है, कंसेप्ट लेने हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपका कोड फीस एक्ट, बार बार ये सेक्शन 7, 13, 14, 15 2017 से अब तक यही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। अब भी इन्हीं में से क्वेश्चन आया था, सेक्शन 7 भी पूछ लिया था, 13, 14, 15 भी पूछ लिया था। इवन के सिविल जज में, एएसजे में भी यही क्वेश्चन पूछे थे। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में अभी उन्होंने सेक्शन ये 56 7 पे, मतलब मैंने ये लिखा है 52 से 57 तक, तो उन्होंने 56 पे क्वेश्चन पूछ लिया था कि जी अभी 2022 में कि जी किन केसेस पे आपको स्टे नहीं मिलता, इंजंक्शन ग्राउंड नहीं होता। ठीक है, व्हेन इंजंक्शन में रिफ्यूज्ड, तो वो 56 में पूछ लिया था। ठीक हो गया। तो यही क्वेश्चन आपने अच्छी तरह करने हैं। बाकी पूरे एक्ट को हम पढ़ेंगे और समझेंगे, लेकिन जो ये है, ये मैंने जो इम्पोर्टेंट बताया ना, ये इम्पोर्टेंट मेरी तरफ से नहीं है, ये है वो रिपीटेड क्वेश्चन। क्या, वो रिपीटेड, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, इन्हीं में से पूछता है, इन्हीं में से वो बार बार रिपीट इन्हीं में से करता है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद लैंड रेवेन्यू एक्ट, लैंड रेवेन्यू एक्ट में से भी वो क्वेश्चन जो देता है, वो भी अभी उन्होंने दे दिया था लंबरदार। ठीक है, लंबरदार के विलेज हेडमैन की पावर्स वगैरह। ठीक हो गया। और उसके बाद उन्होंने रूल्स में से भी क्वेश्चन दिया था। ठीक हो गया। और उसके बाद आ जाता है आपका क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ मतलब क्रिमिनल लॉ में आपका पीपीसी है, पाकिस्तान पिनल कोड। ठीक है, पाकिस्तान पिनल कोड, और उसके बाद आपका मतलब आ जाता है सीआरपीसी, और उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, और पुलिस रूल्स और पुलिस ऑर्डर। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है यही बार बार रिपीट हो रहे हैं, इनको आपने अच्छी तरह देखना है। वैसे आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, मतलब आपको हर सेक्शन विद रेलिवेंट प्रोविजन, और मतलब सेक्शन टू सेक्शन और वर्ड बाय वर्ड विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको समझाया जाएगा। इसी तरह पेपर 4 है, ये आपने जो इम्पोर्टेंट है ये हम करेंगे। जैसे आपका जो आपका है जनरल लॉ, जनरल लॉ में क्यूएसओ के इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी आता है। अभी भी ये रेलिवेंसी पे क्वेश्चन आ गया था। ठीक हो गया। और आगे ये है एक्सपर्ट ओपिनियन, इसमें से बार बार क्वेश्चन देता है। ये आपका प्राइमरी सेकेंडरी एविडेंस, अभी प्राइमरी सेकेंडरी एविडेंस फिर पूछ लिया था उन्होंने। बर्डन ऑफ प्रूफ है, और ये आपका मॉडर्न डिवाइसेस पे। ठीक हो गया। ये जनरल लॉ है। इंग्लिश का आपको जो है, इंग्लिश, ये इंग्लिश के लिए हमने जो स्टाफ रखा है, वो इंग्लिश आपको ये पहला जो पोर्शन है, कंपोजिशन एंड ग्रामर, ये पढ़ाएंगी आपको मिस इकरा बशारे साहबा। ठीक है, और जो आपका ये ऐसे है, ठीक है, ऐसे और प्रेसी कंप्रीहेंशन, ये आपको पढ़ाएंगी मिस अना मवान साहबा। ठीक है, ये अभी सीएसपी ऑफिसर हैं और सीएसएस क्वालिफाइड है 2021 में। इसी तरह आगे आपको उर्दू है, उर्दू के लिए
जो है आपको खटक साहब पढ़ाएंगे, एमए उर्दू हैं और वो राइटर भी हैं, पोएट भी हैं, शायर भी हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, इसी तरह जीके आपको पढ़ाएंगे असद काजमी साहब। असद काजमी साहब भी अपनी खुद अकेडमी रन कर रहे हैं जीके में, 1 पेपर उन्होंने काफी पेपर पास किए हुए हैं। ठीक हो गया। तो ये आपका होगा कि जी आपने पढ़ना क्या है। ठीक है। अच्छा, ये था कि जी क्या पढ़ना क्या है और आपने कैसे पढ़ना है, आपने कैसे पढ़ना है। ठीक है। अब कैसे पढ़ना क्या मतलब, कैसे पढ़ना मैं आपको उसके बारे में आपको बताऊं कि आपने पढ़ना ऐसे है कि आपने मतलब कोई सेक्शन है, ठीक है, उसकी आपने बुलेट पॉइंट मतलब आपने हाईलाइट रखना है। ठीक है, उसके आपने बुलेट्स पॉइंट बना लेने हैं। जैसे ये है गार्डन वार्डन, और ये देखें एसी के सपोज के हमने पढ़ा है ये है। ठीक है, आपका ये इस तरह में मतलब मजीद साथ साथ आपको दिखाएंगे। ठीक है, जो उसमें मतलब पूरा सेक्शन जो होता है, सेक्शन वो सारा कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, और उसमें कोई चीज होती है जो हमने बतानी होती है, जैसे वो पूछता है कि जी एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। ठीक है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। ठीक है, तो आपने आपने आपको पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट से क्या मुराद ले रहा है। ठीक है, और साथ वो कहता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, इन दोनों को आपने लिखना है। आपको पता होना चाहिए कि जी एब्सोल्यूट से क्या मुराद ले रहा है और अनक्वालिफाइड से क्या मुराद ले रहा है। ठीक है, ये मैंने अलग उसकी फिर एग्जांपल्स भी लिखी हुई है, और होपफुली कि आपको इसी बेयर एक्ट्स की तकरीबन मतलब जो है एक सिर्फ बेयर आर्ट्स की एक बुक में शेप में आपको मिल जाएगी, वो मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, विद प्रैक्टिकल एग्जांपल। ठीक है, और बेहतरीन बुक वर्क के वो काम हो रहा है, तकरीबन महीना 1.5 महीना 2 महीने भी लग सकते हैं, तो ये मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरह मैं आपको और दिखाऊं, जैसे फैमिली लॉज है। ठीक है, उसमें आपने क्या है, ये फैमिली लॉ है, आपको बेयर एक्ट आपके पास है। ठीक है, उसमें उसको आपने कैसे पढ़ना है, उसको आपने पढ़ना है तरतीब के साथ। ठीक है, उस तरतीब के साथ कैसे, जैसे आपका ये सेक्शन 7 है, सेक्शन 7 में वो बताता है उसको आपने इसी तरह काट करके लिखना है। सेक्शन 7 में वो कहता है कि जी आपने दावा दायर करना है, तो दावा क्या होगा कि प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेट। तो सेक्शन 7 के बारे में लिखना है, तो आप पेपर में सेक्शन 7 के बारे में पूछना है, तो बेयर एक्ट्स की वर्डिंग लिख के आनी है कि वो आप लिखेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेट, और वो आपको पूछता है कि उस प्रेजेंट ऑफ प्लेट में हम क्या लगाते हैं। वो हम लगाते हैं जो उसके साथ जो शेड्यूल विटनेसेस है। तो विटनेसेस के शेड्यूल की मतलब आपने लिखना है, नंबर ऑफ विटनेस बताना है कि जी आपने लिस्ट गवाहान देनी है। ठीक है, लिस्ट गवाहान देनी है, और उसके बाद वो आपका जो मतलब यही सब बार बार इसी में से पढ़ाएंगे। वो आगे आपने बताना है कि जी ये आपने चीज़ें लेके आने हैं, प्लेट है और सी एन एस सी टेस्ट वगैरह, और लिस्ट रिलायंस पावर टालनी काफी प्लेट। ये आपका मतलब जो आप एक्ट पढ़ेंगे ना उस, अच्छा जैसे आप सेक्शन 8 आ जाता है, आप फैमिली लॉज पढ़े, सेक्शन 8 पढ़ा है, तो सेक्शन 8 है कि आपने उसको इंटीमेट करना है, समन भेजने हैं। ठीक है, समन भेजने हैं, और पहली जो डेट होगी 15 दिन से ज्यादा नहीं होगी। अब आप समन के बारे में लिखें, और आप मतलब वो पूछे कि जी आप लिखें सेक्शन 8 डिस्कस करें, सेक्शन 8 सारा डिस्कस करते रहे कि जी समन किया जाएगा, मतलब ऐसे समन किया जाएगा, और उसमें आप ये ना लिखें कि जी 15 दिन की पहली डेट 15 दिन से ज्यादा नहीं होगी, तो वो आपको अच्छे नंबर नहीं देगा। वो आप उनको अच्छे नंबर देगा जो 15 डेज का पॉइंट करके आएंगे। तो इसी तरह आपने बेरक्स अच्छी तरह पढ़ना है, जो मेन पॉइंट होता है उसको आपने हाईलाइट करना है, वो साथ साथ आपको करवाएंगे। ठीक हो गया। और उसके बाद जैसे वो कहता है कि जी जब जिस दिन प्लेंट फाइल किया, आपने 2 दिन के अंदर नोटिस भेजने हैं। ठीक है, तो 2 दिन नोटिस मतलब आपने सूट फाइल किया आपने 1/11 को, तो आप पहली डेट 14 1/14 नहीं होगी, और 2 दिन के अंदर मतलब 3 तक आपने नोटिस भेजने हैं। तो ये एक मतलब प्रैक्टिकली चीजें आपको समझाएंगे। और इसी तरह आप वो कहता है कि जी आपसे हाई कोर्ट क्वांटिटी डिमांड नहीं करती, क्वालिटी डिमांड करती है। एक पेज पे वो एक मैडम फरद साहब है, वो
फरात यासिन साहबा, वो भी होपफुली आपको पढ़ाएंगे, ASJ उन्होंने पास किया है। ठीक है, वो कहती हैं कि सर मैं ASJ के पेपर में एक पेपर था उसमें मैं सिर्फ 2 पेज लेके आऊँ, मतलब 4 सफ़े। ठीक है, वो प्रेपोजिशन क्वेश्चन थे तो उनके 60+ मार्क्स थे। मतलब वो ये नहीं कहते कि जी आप 40-50 पेज लेके आए, नहीं, आप 2 सफ़े भी लेके आते हैं तो सफिशिएंट है। एलिमेंट लेके आना है बस, रेलिवेंट लेके आना है। आपसे वो पूछता है कि जी आपने समन भेजने हैं डिफेंडेंट को, तो आपने बताना है कि जी पहली डेट 15 दिन से ज्यादा नहीं होगी और 2 दिन के अंदर समन भेजे जाएंगे। समन जो है प्रोसेस सर्वर के थ्रू जाएंगे, TCS AD कराया जाएगा। ये आप 4 लाइनों में भी लिखेंगे तो वो सफिशिएंट है। आप 10 लाइनों में लिखें और 15 दिन का जिक्र ना करें और 2 दिन का जिक्र ना करें, ठीक है, TCS कोडिया का जिक्र ना करें, तो वो आपको क्रॉस कर देगा, 10 पेज वो नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया। अच्छा, आगे आपका आ जाता है कि जी आपका टाइम टेबल मैंने बता दिया है। आगे आ जाता है जी आपका पास पेपर वो क्या क्या पूछ रहा है, ये मैं आपको कुछ पेपर दिखाता हूँ कि वो पूछता कैसे है। ये 2020 के हैं, ठीक है, ये 2020 के। अब वो ये पेपर 1 है, ठीक है, पेपर 1 ये कंट्रैक्ट एक्ट में से क्वेश्चन दिया है। पेपर 2 मतलब पहला पार्ट 1 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से है और दूसरा वो उन्होंने दिया है। इस तरह ना पार्ट्स बना के देता है, जैसे ये सिलेबस है, ठीक है, ये सिलेबस है। पेपर 1 में क्या है, कंट्रैक्ट एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट है, फैमिली लॉज है, रेंट प्रिंसेस एक्ट है, ठीक है, ये है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो अभी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग वो थोड़ा चेंज किया है। पहले इसमें प्रियम्पशन एक्ट भी था जो कि अब खत्म हो गया है, तो अब इसके मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये है, तो उसमें आपका ये पेपर है 19 का, ये 20 का। ठीक हो गया। अब उन्होंने पार्ट्स बना के दिए हैं, इस हर पार्ट्स में से एक क्वेश्चन लाजमी करना होगा। ये आपके पास ऑप्शन नहीं है कि 10 क्वेश्चन है तो 10 में से कोई 5 करें, नहीं, हर पार्ट में से एक क्वेश्चन लाजमी करना है। ठीक है, हर पार्ट में से आपने एक क्वेश्चन लाजमी करना है। कहते हैं अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट, हर क्वेश्चन से एक पार्ट से अटेम्प्ट करना है। मतलब देखिए, ये आपका सिलेबस है, ठीक है, ये सिलेबस है। आप कह लें कि जी मैं कंट्रैक्ट कर लूँ, लिमिटेशन एक्ट कर लूँ और फैमिली लॉज कर लूँ, मैं रेंट प्रिंसेस एक्ट ना करूँ तो मैं पेपर हो सकता है। ठीक है, कोई 3 क्वेश्चन करने के नहीं, आपको ये सारा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। और लिमिटेशन लैंड प्रिंसेस एक्ट है तो इनमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन आपको लाजमी इसमें से करना पड़ेगा। ठीक हो गया, एक क्वेश्चन लाजमी इसमें से करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसमें आप देखें, और ये पहला रेंट से है, दूसरा उन्होंने ये क्वेश्चन दिया है रिमूवल ऑफ गार्डियन, यही क्वेश्चन उन्होंने फिर दे दिया है। अभी 2022 में भी यही क्वेश्चन किया है रिमूवल ऑफ गार्डियन का। ठीक है, ये आपका गार्डियन वार्ड एक्ट से है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दे दिया है उन्होंने, मतलब करना है, कैसे करना है इसकी आपने जस्ट मतलब लेंथ नहीं ले जानी है, आपने इसको रिमूवल ऑफ गार्डन के ग्राउंड्स लेके आ जाते हैं कि जी अब्यूज ऑफ मतलब ट्रस्ट करे या वो आपका इल ट्रीट करे या वो इलिटरेट हो सॉरी इलिटरेट करे या वो आपका गार्डियन को जो है वो पर्सन कन्विक्टेड हो जाए या फिर वो आप मेजर मतलब जो है आपका वो मेजर हो जाए, तो इन सिचुएशंस में आपका ये गार्डियन रिमूव हो सकता है। ठीक है, कन्विक्टेड हो जाए या एडवर्स इंटरेस्ट बनाए तो ये रिमूवल हो सकता है। इसी तरह आपने ग्राउंड्स बता के आ जाना है, इतनी लेंथ में नहीं जाना। ठीक हो गया। जैसे अब देखें, वही मैं आपको पूछ रहा था, वो आपसे पूछ रहा है सेक्शन 9(6). 9(6) आपको कैसे पता चलेगा? 9(6) आपको तब पता चलेगा जब आप उसको डेप्थ में स्टडी करेंगे तो। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व मगफिरत। ये जिनके माइक ऑन है वो कहानी माइक ऑफ सरकार कर मुबारक दें। आजी कौन ठीक हो गया। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा था, ये उन्होंने पूछा है 9(6) का। ठीक है, ये 9 है आपका और ये 6 है कि 6 आपको बताता है कि एक्स पार्टी एविडेंस, आप मतलब डिग्री एक्स पार्टी होगी ये तो उसको आप सेट असाइड करवा सकते हैं। ठीक है,
उसको आप सेट असाइड करवा सकते हैं। ये 9 है, 9 5, ये 9 6 है। ठीक है, अब वो बताता है कि जी आपने 9 6 के बारे में लिखना है, तो 9 6 वो पूछता है, ये है 9 6। ठीक है, 9 6 वो आपसे क्या पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है कि आपने एक्स पार्टी प्रोसीडिंग को सेट असाइड करवाने के लिए एप्लीकेशन देनी है। तो उस अब 9 6 लिखना है, तो आपने ये 30 डेज का हवाला लाजमी लेके आना है कि 30 डेज जब आपके नॉलेज में आता है। ठीक है, अप्लाई विद इन 30 डेज ऑफ नोटिस ऑफ सबसेक्शन 7 ये कहता है कि जी जिस दिन एक्स पार्टी अगर एविडेंस एक्स पार्टी डिक्री होती है, तो डिफेंडेंट को लाजमी उसके घर में भेजी जाती है, आपकी डिक्री उसके घर में भेजी जाती है। अब जिस दिन डिफेंडेंट के नॉलेज में आएगा, विद इन 30 डेज वो ऑर्डर सेट असाइड के लिए एप्लीकेशन दे सकता है। ठीक है, और कोर्ट जो है वो अगर सेटिस्फाई हो जाती है कि जी नोटिस सर्व नहीं हुआ, या वो उसके पास सफिशिएंट कॉज थी जिससे वो प्रिवेंट हुआ कि नहीं आ सका, सफिशिएंट कॉज कैसे, वो डेथ बेड पे था या वो कोमा में था, आपका दुकान मतलब कोर्स बंद थी, तो ये सफिशिएंट कॉज है। तो इनमें वो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट कोई कास्ट वगैरह लगा के सेट असाइड कर देती है, एक्स पार्टी डिग्री को सेट असाइड कर देती है। अब देखें, अब ये 9 6 लिख रहे हैं, आप 30 डेज का जिक्र ना करें। ठीक है, आप सफिशिएंट का जिक्र ना, सफिशिएंट काज का जिक्र ना करें, और आप ये ना कहें कि कोर्ट की सेटिस्फेक्शन होगी तो फिर करेगी वरना नहीं करेगी, और कास्ट का जिक्र ना करें। ये जो वर्ड्स हैं, इनका अगर आप जिक्र नहीं करते तो आपको नंबर नहीं देगा, वो क्रॉस कर देगा। वो कहेगा कि ये बंदा जो है पढ़ के नहीं आया, इसने बेरक्ट पढ़ा ही नहीं है, ये दा लगा रहा है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि डेप्थ में आपने बेयर एक्ट की रीडिंग करनी है, डेप्थ में। ठीक है, आपको ये जो मैं बुक ओपन की हुई इसी से पढ़ाएंगे, और विद आपको मतलब चीजें हाईलाइट करके बताएंगे कि जी आपने ये करना है, और पेपर आपका ऐसे आ सकता है। इसी तरह आपका क्वेश्चन आ जाता है नेक्स्ट जो है, जैसे सेक्शन 14 अपील का है, तो अपील को आपने कैसे लिखना है, अपील को आपने ऐसे लिखना है, अपील को आपने ये अपील को आपने ऐसे लिखना है कि आपने बताना है कि जी सबसे पहले तो अपील जो है डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास होगी, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो अपील का फैसला होगा वो हाई कोर्ट में होगा। ये आपने बताना है कि तमाम जो अपीलें हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले की वो हाई कोर्ट होंगी, और उसके अलावा एडिशनल की या कोई भी होती है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगी। और उसके बाद आपने बताना है कि जी ये पहले मैंने बता दिया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला है तो हाई कोर्ट, इसी तरह फैमिली कोर्ट का फैसला है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। आप यही 3 वर्ड्स लिख लेंगे तो सफिशिएंट है, ऐसे लिख लेंगे। ऊपर बेरक्ट की वर्डिंग ना लिखे, नो मैटर, बेरक्ट की वर्डिंग ना लिखे, नो मैटर। लेकिन जो चीज है, आप 30 उधर लिखा है तो 30 को आप मतलब 30 भी लिख सकते हैं, 30 भी लिख सकते हैं, जैसी मर्जी में लिख रहे हैं, वो वर्डिंग मतलब वो लफ्ज हो, वर्डिंग आपकी हो सकती है, कोई मैटर नहीं है। उधर 30 लिखा है तो आप इंग्लिश में लिख लें, उधर रोमन में लिखा है तो आप इंग्लिश में लिख लें, इधर इंग्लिश में लिखा है तो आप रोमन में लिख लें, जैसे मर्जी लिख लें, कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने बताना है कि जी डेजोलेशन मैरिज के केसेस में अपील नहीं होती, एक्सेप्ट 2(8)D। ठीक है, कि जब जब बाप जो है मतलब हस्बैंड पे एलिगेशन हो कि जी उसने बीवी की प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ की है, तो उस बेस पे अपील हो सकती है, वरना नहीं। डावर और डॉरी मतलब समान जायज और हक में 100 1 लाख तक डिग्री हुआ है, कोई अपील नहीं है। मेंटेनेंस 5,000 तक हुआ है तो कोई अपील नहीं है। तो इस तरह आपने बुलेट्स करके करके लिखनी है। ठीक हो गया। अच्छा, और आगे आपने जब अपील का पूछा है तो आपने ये लाजमी बताना है कि जी इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ कोई अपील नहीं है, इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ कोई अपील नहीं है। इंटरिम ऑर्डर जैसे ये मेंटेनेंस फिक्स कर देते हैं, इंटरिम मेंटेनेंस, तो उसके अलावा कोई अपील नहीं है। तो ये आपने इसे बेरक्ट पढ़ना है। ठीक हो गया। आगे आपका आ जाता है पास पेपर डिस्कशन। अब पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब पेपर जो आ जाता है, पेपर जैसे आ जाता है प्रपोजिशनल क्वेश्चन, जैसे आपको मैंने ये दिखाया है, ये पहला उन्होंने पूछा प्रपोजिशन है। ठीक है, कि जी ए होल्डिंग कंपनी AZU लिमिटेड कंपनी
एग्जीक्यूट अ गारंटी ऑफ 500,000 रुपीज विद AUB, मतलब दो कंपनीज हैं AZU और AUB, ये दो कंपनीज हैं, इन्होंने एक एग्रीमेंट किया गारंटी के बारे में, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन को कैसे आपने सॉल्व करना है, प्रेपोजिशन को आपने ऐसे कर सॉल्व करना है, ठीक है। प्रेपोजिशन के आपने 4 हेडिंग्स देनी है, 4 से ज्यादा नहीं होगी। पहले में आपने फैक्ट्स लिखने हैं, जैसे फैक्ट्स क्या है कि जी AZU कंपनी ने बॉन्ड एग्जीक्यूट किया AUB कंपनी के साथ, ठीक हो गया। और इसी तरह आपने पढ़ के ना उसके फैक्ट्स बता देने हैं कि जी ये फैक्ट्स हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आपने आंसर लिखना है, जैसे वो कहता है कि जी आपका कि जी क्या आप बताएं, ये ठीक है। क्वेश्चन बताता है कि जी एक्सप्लेन करें क्या ये गारंटी वैलिड है या नहीं, पार्टीज के दरमियान ये गारंटी वैलिड है या नहीं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। आपने एक्सप्लेन करना है कि क्या ये गारंटी वैलिड है या नहीं। अच्छा, आपने आंसर देना है यस या नो में, ठीक है। आपने आपने सिर्फ आंसर आपका एक लाइन में होगा, यस दिस गारंटी इज वैलिड, वैलिड, या आपने लिखना है नो दिस गारंटी इज नॉट वैलिड, नो दिस गारंटी इज नॉट। ये आपका एक आंसर में कोई सफिशिएंट स्टेटमेंट कोई भी देता है तो वो क्वेश्चन पूछता है आपका यस या नो, आपने आंसर दे देना है। उसके बाद आपने रेलिवेंट प्रोविजन लिखनी है। रेलिवेंट प्रोविजन आपकी गारंटी की कितनी है, 100, आपका गारंटी की 126 से लेके 147 तक है, लेकिन वो आपसे स्पेसिफिक पूछता है, अगर स्पेसिफिक आपको पता है तो आपने स्पेसिफिक लिखना है। आगे रीजन बतानी है कि जी कैसे है, जैसे आपको वो सेक्शन पूछता है कि जी सपोज कि आप कहते हैं कि जी आप प्रोविजन दे देते हैं कि जी वो मिस मतलब 142 का आप लिख देते हैं कि जी जो गारंटी में फ्रॉड आ जाए या कंसीलमेंट आ जाए या मिस रिप्रेजेंटेशन आ जाए तो वो वारंटी वैलिड नहीं होती, ठीक है। तो आपने 142 आप लिख रहे हैं तो 142 को आपने रीजन में उसी सेक्शन को एक्सप्लेन कर देना है, दैट्स इट। ये प्रपोजिशनल क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी जो सीधे सीधे क्वेश्चन है, जैसे सीधे सीधे क्वेश्चन मैंने आपको जैसे बताया, ये रिमूवल है, रिमूवल 39 है कार्डिनल वार्ड एक्ट, उसमें जो रिमूवल के ग्राउंड बताए गए हैं वो लिख देने हैं। आगे ये क्वेश्चन है, जैसे ये आगे जाता है। अब फैमिली लॉज में आपका 2 क्वेश्चन है, एक उन्होंने बताया कि जी आपने तलाक का प्रोसीजर बताएं, ठीक है। तलाक का प्रोसीजर क्या है, आगे वो पूछता है कि जी ये जो है, या ये पूछता है। अब मैं खुद प्रेफर करता हूँ कि जी ऐसे क्वेश्चन आप करके आए, ठीक है, जो मतलब शॉर्ट नोट्स होते हैं। जैसे आपका वो प्रोसीजर लिख देते हैं, आपका गलत हो जाता है तो 20 के 20 नंबर जाते हैं। इसी तरह अगर ये पार्ट्स कोर्स में लिखते हैं, जैसे आपको 9-6 एक्सपर्ट डिग्री को सेटिस्फाइड कराने के लिए तो वो लिखें, 14 अपील का लिखें, 10-12 लिखें, 17 लिखें, 17 मेंटेनेंस। तो ऐसे अगर आपके 3 भी सही लिख के आते हैं तो आपको नंबर ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। अगर सारा क्वेश्चन गलत नहीं होता तो ऐसे क्वेश्चन आप प्रेफर करें, ठीक है। ये है आपका तरीकेकार पेपर को अटेम्प्ट करने का, ठीक है। ये तरीकेकार है आपको पेपर अटेम्प्ट करने का। एक मीटिंग रह गया है, मैं फिर नई मीटिंग स्टार्ट करूंगा तो उसमें आपकी क्यूरीज लूंगा और